नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जो आपके प्लानिंग्स बनते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना। यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि 1992 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के समय नियोजन के उद्देश्य क्या रखे गए थे, क्योंकि इस नई नीति आर्थिक नीति ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष देश में नियोजन के उद्देश्यों को लेकर प्रश्नजनक चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालने पर विवश कर दिया। जो आपके रिफॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं 1991 और 92 के, जो सुधार किए गए थे, ठीक है। तो उसमें ये जानना जरूरी था कि आपके जो प्लानिंग्स हैं उनके क्या नियोजन होंगे, क्योंकि जो ये नई आर्थिक नीति थी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष देश में नियोजन के उद्देश्यों को लेकर प्रश्न चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालने पर विवश कर दिया था। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे कि यह जो इकोनॉमी रिफॉर्म है, नियोजन, ये आपके सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे आपका, वेतन से हटाकर स्वरोजगार पर निर्भरता की जरूरत। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके निष्कर्ष निकलते हैं यहाँ पे, जो प्रश्नक चीजें थी नियोजन के बारे में, ठीक है। तो वेतन से हटाकर स्वरोजगार पर निर्भरता की जरूरत, जो आपकी जॉब्स होती हैं उन पर डिपेंडेंसी कम कर खुद का बिजनेस करना। बी है, सरकार पीछे हटी रही है और अर्थव्यवस्था निजी समर्थक होती जा रही है तथा क्षेत्रवार विचार करें तो परिजनों के सामाजिक उद्देश्य गण होते जाएंगे। सी है, अब तक रेखांकित किए गए नियोजन के उद्देश्य धुंधले बना दिए गए हैं। डी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपका, विदेशी निवेश को बढ़ावा से अर्थव्यवस्था नव उपनिवेशवाद के चंगुल में फंस जाएगी। लेकिन उपरोक्त सभी शंकाएं आने वाले ये कुछ डाउट्स थे जो हमने पढ़े, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मन में थे कि अगर हमने जो रिफॉर्म किए 1991 से लेकर 1992 में होते हैं आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं अगर हमने इन रिफॉर्म्स को किया, आर्थिक सुधारों को किया, तो आपको ये खतरे हो सकते हैं। आपका जो है वो स्वरोजगार से लोग स्वरोजगार हो जाएंगे, कोई जॉब्स नहीं करेगा, सब अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जो आपकी विदेशी कंपनियाँ होंगी उनके उपनिवेशवाद के हम चंगुल में फंस जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त जो सभी शंकाएं हैं वो आने वाली योजनाओं में स्पष्ट शब्दों में निर्मूल सिद्ध हुई। परिवर्ती योजनाओं में हम इस प्रकार उद्भव कर सकते हैं। भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था निजी सहभागिता पर अधिक निर्भर रहेगी तथा हालांकि मोटे उद्देश्य वही रहेंगे, लेकिन नियोजन की प्रकृति अधिक प्रतीकात्मक हो जाएगी। यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय की गई थी। तभी 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हुई। नियोजन के मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि नीतियों के उपकरणों में परिवर्तन किया गया। यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय सरकार ने की। 9वीं योजना की शुरुआत करते यह घोषणा की गई कि पंडित जी द्वारा स्थापित भारत में नियोजन के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जब आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है तो उससे पहले यह घोषणा होती है, पंडित जी जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा जो स्थापित भारत में नियोजन के उद्देश्य हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नौवीं योजना में किसी नई खोज में प्रवृत्त होने की मंशा नहीं है, लेकिन यह योजना जिन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है वे पिछले अनुभवों की सीख पर आधारित है, जिनमें 8वीं योजना भी शामिल है। यह आज की समस्याओं तथा चुनौतियों को संबोधित है तथा कल के लिए देश को तैयार करने की कोशिश भी करते हैं।
अंत में नियोजन प्रक्रिया तथा भारत में नियोजन के 6 प्रमुख उद्देश्यों पर एक व्यापक सहमति बनती दिखती है। तो एक व्यापक सहमति बनती है, जो लोग हैं सभी, वो इकोनॉमी, वो सभी एक सहमति पर आते हैं और इन 6 उद्देश्यों पर एक सहमति बनाते हैं जो आपके नियोजन रहते हैं कि भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया वो क्या होगी। पहला होगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। जब भारत 1947 में आपका आज़ाद होता है, यही तो आज़ादी से पहले, काफ़ी पहले की बात हो गई, 1947 में जब भारत आपका आज़ाद होता है तो उस वक्त जो है आपकी इकोनॉमिक की जो हालत है वो उतनी खस्ता नहीं दिखी। और 1991 में भी भारत की जो इकोनॉमी थी उसकी जो कंडीशन थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, इसलिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो था आपका वो ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाए। भारत में नियोजन के सर्वोच्च लक्ष्यों में शामिल रहा है आर्थिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर में वृद्धि, जो आज के लिए भी सच है और भविष्य के लिए बिना किसी संदेह के। भारत का जो उत्पादन स्तर है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा था यहाँ पे आपका गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, जितनी बेरोजगारी है देश में उसे कम से कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबों को रोजगार प्रदान करना। गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का सर्वोत्तम औजार रहा है। इस प्रकार भारत में नियोजन का यह स्वाभाविक उद्देश्य बन जाता है। इसे गरीबी उन्मूलन के लिए अपनाया जाता है। भारत में रोजगार सृजन इसलिए गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो आपका रोजगार सृजन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे आपका आर्थिक समानता पर नियंत्रण। ठीक है, भारत में अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल तथा अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल स्तर पर आर्थिक गैर बराबरी स्पष्ट रूप से दृष्ट होती। सभी प्रकार की आर्थिक असमानताओं को रोकने के लिए आर्थिक नियोजन भारत में नियोजन की शुरुआत एक औजार के रूप में स्वीकार्य हो चुका था। नियोजन के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारों ने तरह तरह की नवाचारी नीतियों को लागू किया, यहाँ तक कि कभी कभी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से भी इनकी टकराव की स्थिति बनी। हालांकि भारतीय नियोजन को कुछ सामाजिक आर्थिक उद्देश्य पूरे करने मात्र आर्थिक नियोजन को ही नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। तकनीकी रूप से और सामाजिक नियोजन राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर छोड़ दिया गया। यह कारण है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रीमियम संरक्षण स्थानों में आरक्षण। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी। उन्नीस सौ 30 और 1940 के दशकों के दौरान राष्ट्रवादियों, पूंजीपतियों एवं एनसीपी की यह अभिलाषा थी कि आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। जितनी भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सभी क्षेत्रों में जो इकॉनमी है वो आपकी आत्मनिर्भर बननी चाहिए। आत्मनिर्भरता की विश्व अर्थव्यवस्था में अभिन्न स्थिति को दूर करने के लिए भी इसकी जरूरत अनुभव की गई। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने विचार व्यक्त किया था कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़ देना नहीं है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण से कि आर्थिक साम्राज्यवाद का निषेध किया जाए, भारत अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के पश्चात भूमंडलीकृत दुनिया में उच्चतर परस्पर निर्भरता की वास्तव से भी जूझ रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़ दें। जब भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है तो बाहर की कोई भी कंट्री आपका
इंडिया में आके व्यापार नहीं कर सकती थी। यह आपका 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं उसके दौरान स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण को नियोजन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। ठीक है, तो प्लानिंग जो होती है आपकी उसमें मॉडर्नाइजेशन का अहम रोल हो माना गया है इसमें। कृषि क्षेत्र को तत्काल खेती एवं दूध उत्पादन आदि में आधुनिक पद्धतियों और तकनीक के समावेश की जरूरत थी। उसी प्रकार शिक्षा में भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की जरूरत है। भारत ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक शक्ति प्राइम मूविंग फोर्स, पीएमएफ का मतलब होता है यहाँ पे प्राइम मूविंग फोर्स, ये आपने पहले पढ़ लिया है प्राइम मूविंग फोर्स के बारे में, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, के रूप में उद्योग को अपनाया गया था। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बदलते आयामों को अपनाना आवश्यक था। तो प्रमुख चालक शक्ति के रूप में भारत ने उद्योग को अपनाया गया था, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बदलते आयामों को अपनाना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य न केवल व्यापक हैं बल्कि खुले हुए भी हैं। यही कारण है कि समय बीतने के साथ साथ इन उद्देश्यों में परिवर्तन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसका अर्थ यह नहीं कि एक योजना के संपन्न होते ही दूसरी योजना के उद्देश्य स्वतः अपने आप निर्धारित हो जाते हैं। जहाँ तक उद्देश्यों की बनावट का प्रश्न है, हम विश्वासपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों में व्यक्त समस्त आकांक्षाएं इसमें समाहित हैं। सभी राष्ट्रवादियों ये स्वतंत्र सेनानियों की अभिलाषाएं भारतीय नियोजन व्यवस्था की आत्मा से गूंज रही है। आर्थिक नियोजन के उपरोक्त उद्देश्य योजना आयोग के साथ ही निरस्त हो चुके हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। साथ ही साथ नियोजन के उद्देश्यों को संज्ञा, समावेशी एवं साकल्यवादी, संपूर्ण होलिस्टिक बनाने की घोषणा की गई। इसकी चर्चा इसी अध्याय में नीति आयोग उपखंड में की गई है। अगला पढ़ते हैं हम आपका योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना है वो आपकी 1950 में होती है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना एक समिति बनाई गई थी, ये बॉडीज़ बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके थ्रू इसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है 1950 में। इसके क्या पर्पज़ रहे थे? इसके पर्पज़ ये रहे थे, जो आपकी प्लानिंग्स बनाई जाएंगी उनका क्या ऑब्जेक्टिव रखे जाएंगे। जैसे आपका 5 ईयर्स प्लानिंग बनती हैं, 5 ईयर्स प्लानिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। आपकी जो है टोटल 12 बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नीति आयोग स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट प्लानिंग बनती है आपकी, पहली पंचवर्षीय योजना, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे या उद्देश्य थे वो थे एग्रीकल्चर पर फोकस करना। तो ये सब यही डिसाइड करती थी। बाकी हम इसे पूरा अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर प्लानिंग कमीशन आपका होता क्या है। ठीक है, अगर आप IAS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया था आपने, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।